इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का फाइनली पहला लैपटॉप आ गया है भाई, सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो। और भाई इसकी डिमांड नहीं थी, डिमांड ये थी कि भैया बुक 6 प्रो का क्या हिसाब किताब है। मैंने कहा उसके लिए तो डब्बा मंगाना पड़ेगा, और डब्बा हमारे को सैमसंग वालों ने भेज दिया। यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद सैमसंग। और भाई ये जो प्रोसेसर इसके अंदर है और ये जो डिवाइस है, मेरे को टेस्ट करते हुए फील आ गई। तो इसी बात पे अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो। मैं डब्बा खोलता हूं और देखो जरा लाइक वाइक भी हो जाए तो कर दो यार। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है। डब्बा खोलते ही सबसे पहले अंदर लैपटॉप मिल जाएगा, उसके अलावा 65 वॉट का चार्जर विद टाइप सी टू सी व्हाइट कलर की केबल। और भाई केबल की लेंथ अच्छी खासी है, 1.8 मीटर के आसपास। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिजाइन से। और जैसे मैंने इसको कैच किया, भाई साहब लैपटॉप का वेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.2 kg। और अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड कर लोगे ना तो 1.45 kg के आसपास आता है। भाई आप लैपटॉप देखो कितना पतला दुबला है, 11.9 mm, एकदम ऐसे ये एक हाथ से प्रीमियम मसाला। और प्रीमियम इसलिए क्योंकि कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ ही आता है और सैमसंग की ब्रांडिंग कुछ यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा डिजाइन में चेंज किया है उन्होंने पिछली जनरेशन से अगर कंपेयर करें। एजेस वगैरह कर्व्ड हो गए हैं, दिखने में बहुत ही प्रीमियम और बढ़िया फील देता है। इन हैंड अगर आप जैसे पकड़ा होता ना, लगता तो है कुछ महंगा मसाला हाथ में है। और अंदर की तरफ ये स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं इंटेल के, इंटेल आर्क का डायनामिक एमोलेड 2X। और टॉप लिड एक हाथ से आराम से ओपन हो जाती है। यहाँ पे ना कटआउट सा बना हुआ है जिसमें आराम से आपका थंब यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और इजीली आप इसको खोल सकते हो। एंड मैक्सिमम 120 डिग्रीज तक ये चला जाता है। और ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो ये जो हिंज का एंगल है इसमें टच में चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। और बाकी नीचे से कुछ ऐसा लैपटॉप है, रबर पैडिंग और इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं। और एग्जॉस्ट वेंट हमारे इस जगह पे है, जिससे जो हवा है हमारी वो डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं आती, पीछे से निकल जाती है। सबकी हवा पीछे से निकल जाती है। और जैसे कि कंप्लीट मेटल बिल्ड है तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे टॉप लिड फ्लेक्स ऐसा ज्यादा नहीं मिलता हमारे को। एंड इवन कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर आप देखोगे वो भी ऐसा नहीं है। और इसकी टॉप लिड अगर आप देखो इतनी पतली है, इसके बावजूद भी स्क्रीन वॉबल भी ऐसा ज्यादा नहीं मिलता। एंड इवन हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है। एंड भाई तकनीकी बातें, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 प्रोसेसर है इसके अंदर। और ये वाले जो प्रोसेसर है ये फास्ट भी है और ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। पावर ड्रॉ आप देखना इसका और परफॉर्मेंस देखना, लाइक बेंचमार्क्स, गेमिंग वगैरह, जैसे हम सब टेस्ट करते हैं, सारा कुछ दिखाता हूं अभी आगे। एंड ये जो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का पूरा लाइनअप है आप सामने अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेल कोर अल्ट्रा 5 टू मैक्सिमम कोर अल्ट्रा 9। अभी ये पहला लैपटॉप है, और भी लैपटॉप्स वगैरह आएंगे। इसके अंदर जो प्रोसेसर है दैट इज इंटेल कोर अल्ट्रा X7 358H, जो हमारा 16 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 8 ई कोर्स है एंड 4 LPE कोर्स मिलते हैं इसके अंदर। और पी कोर पावर के लिए, ई कोर्स एफिशिएंट कोर्स जिसमें हमारे नॉर्मल टास्क असाइन होते हैं, लो पावर एफिशिएंट कोर्स जो होते हैं उसके अंदर छोटे मोटे टास्क लाइक म्यूजिक, बैकग्राउंड में छोटी मोटी एप्लीकेशन। और ये इंटेल थ्रेड डायरेक्टर के हिसाब से खुद ही डिवाइड हो जाता है ताकि आपका लैपटॉप बेस्ट पावर एफिशिएंट मैनर में चल पाए विद एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप ऑल्सो। और ये जो प्रोसेसर है इसकी बेस पावर 15 वॉट की है एंड मैक्सिमम टर्बो पावर 80 वॉट की है। ये इंटेल के नंबर है, बाकी OEM के हिसाब से इन प्रोसेसर्स को ट्वीक किया जाता है कि मैक्सिमम पावर ड्रॉ वगैरह कितना है। और इसका मैं सब कुछ आपको आगे बताऊंगा ये भी। और इसके अलावा भाई इसके अंदर 32 GB LPDDR5X रैम है विद 9600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड। अब 32 GB रैम है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो उसका सीधा सीधा फायदा iGPU को मिलेगा बिकॉज वहां पे रैम शेयरिंग होती है। और इंटेल आर्क B390 iGPU है इसके अंदर। और भाई कह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन RTX 3050 है। मैंने कहा देखते हैं भाई ये क्या कुछ परफॉर्म कर रहा है, आगे गेम वगैरह टेस्ट करें। एंड ये जो iGPU है ना, ये लेटेस्ट इनके Xe3 GPU आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसमें 12 Xe कोर्स हैं, 12 RT यूनिट्स भी हैं भाई iGPU में RT यूनिट्स। और हमारे पास RTX 3050 का लैपटॉप था नहीं, लेकिन नैनो रिव्यू से मुझे ग्राफ मिला था जिसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3050 लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है साइबरपंक 2077 में। बट एक कैच है, 3050 कितने वॉट वाला है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड साथ में NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर लो पावर DI वाला टास्क 50 टॉप्स का NPU मिलता है। पिछली जनरेशन में 47 टॉप्स था। एंड जो iGPU के टॉप्स हैं दैट इज 122। और यहाँ पे कुछ पावर CPU की भी लगती है, कभी आप AI वाला टास्क करो तो वो 9 टॉप्स है। टोटल 181 टॉप्स तक ये पावर पुश कर सकता है इन टर्म्स ऑफ AI टास्क। और कभी भी आप AI मॉडल्स वगैरह रन करोगे ना, उसमें CPU, GPU, RAM सब यूज होता है। अभी आगे टेस्ट दिखाता हूं, टोकन इंफॉर्मेशन वगैरह। और 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है इसके अंदर। 2230 वाला साइज है एंड रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो प्रॉपर Gen 4 वाली है। एंड सिंगल ही स्लॉट है, तो आपको स्वैप करनी पड़ेगी अपग्रेड करने के लिए। और Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। और साथ में MS Office Home 2024 लाइफ टाइम के लिए। और जैसे कि 50 टॉप्स का NPU है तो Copilot Plus सर्टिफाइड हो जाता है लैपटॉप। Copilot Plus के फायदे मैं काफी बार बता चुका हूं, जैसे लाइव कैप्शंस मिल जाता है, 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। कोई आप मीटिंग वगैरह ले रहे हो, किसी ऐसी कंट्री के इंसान से बात कर रहे हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, वहां पे लाइव कैप्शंस काम आता है। कंटेंट वगैरह अगर आप देख रहे हो किसी और लैंग्वेज में, उसके अंदर आप ट्रांसलेशन देख सकते हो। एंड ये कभी कभी हिट एंड मिस होता है बट वैसे काम आ जाता है। उसके अलावा क्लिक टू डू मिल जाएगा, जैसे फोन्स में सर्कल टू सर्च नहीं होता उस तरीके से यहाँ पे विंडोज का बटन प्रेस करके रखे तो डॉट टाइप आ जाता है। एंड इंस्टेंटली कोई एक्शन लेना हो लाइक कॉपी, समराइजिंग टेक्स्ट और विजुअल सर्च, वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर पाओगे। रिकॉल फीचर मिल जाता है, आप अपने लैपटॉप में जो कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी विजुअल हिस्ट्री बन के रहती है। एंड कुछ भी आपको रिकॉल करना हो तो जस्ट आप वहां जाके सर्च
करो तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम पे आपने क्या चीज कहां पे देखी थी। ये पर्सनल यूज में बहुत काम की चीज है। बाकी पेंट में को क्रिएटर वगैरह मिल जाता है। एंड नाउ परफॉर्मेंस, सबसे पहले बेंचमार्क सिनेबेंच R23 अगर आप देखोगे ना, हमने बैटरी और चार्जिंग दोनों पे करा एंड सरप्राइजिंगली बैटरी पे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था मल्टी कोर में। वैसे कंपेटिटिव प्रोसेसर से मैं कंपेयर कर रहा था मल्टी कोर सिंगल कोर में, यहाँ पे प्रोसेसर काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जितने ही मैंने प्रोसेसर रखे हैं सारे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स वाले हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बाकी सिनेमेंच 2024 के नंबर्स ये रहे एंड सेम परफॉर्मेंस मिलती है बैटरी एंड चार्जिंग। सेम केस गोज विद Geekbench 6, 19-20 का फर्क है, सिमिलर परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे भाई इन प्रोसेसर्स में सिंगल कोर परफॉर्मेंस बड़ी है, तो जितने भी सिंगल कोर वाले आप टास्क करोगे लाइक एप्स ओपनिंग, यूजर इंटरफेस, वेब सर्फिंग वगैरह आप कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इवन अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, इसके अंदर आप हाई एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट आराम से कर सकते हो। लार्ज प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपाइल करने हो, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अगर लैपटॉप देख रहे हो, थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर भी चल जाएंगे बिकॉज सीपीयू इंटेंसिव होते हैं। एंड लास्ट इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 से अगर कंपेयर करते हो तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस भाई काफी इंप्रूव हुई है। उसके बाद एआई के परफॉर्मेंस के लिए Geekbench का एआई वाला बेंचमार्क जो हमने जीपीयू पे निकाला था। एंड यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो ऑन बैटरी एंड चार्जिंग बोथ सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। और DeepSeek R1 का ना 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने चलाया यूजिंग LM स्टूडियो, और ये हमारा प्रॉम्प्ट था। एंड भाई 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल भी चल गया था। टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, इसका रिजल्ट हमारे को 6 मिनट्स 10 सेकंड्स के आसपास मिल गया था। एंड 8 बिलियन में तो 1 मिनट 33 सेकंड्स। बाकी दोनों की टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख ही सकते हो। और ये जो आउटपुट है ना, ये मॉडल टू मॉडल वेरी कर सकता है, आप कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे क्वेनकोडर 30 बिलियन हमने यूज किया, 33 सेकंड्स में आउटपुट निकल आया और टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। बट यस, इतना पतला दुबला लैपटॉप होते हुए भी काफी केपेबल लैपटॉप है। तो इसके ऊपर आपको एआई रिलेटेड टास्क करने हो तो आप कर सकते हो लोकली। बाकी डिपेंड करेगा किस टाइप का मॉडल आप यूज कर रहे हो। बाकी अगर आपको लार्ज स्केल डीप लर्निंग या ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स रन करने तो उसके अंदर आपको एनवीडिया डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए होगा। तो इन्हीं की गैलेक्सी बुक अल्ट्रा भी आती है, तो उसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है जिसके अंदर CUDA का भी सपोर्ट होता है, प्लस जीपीयू के लिए डेडिकेटेड VRAM होती है जो इन टास्क में काम आती है। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग की तरफ अगर जाते हैं तो ब्लेंडर बेंचमार्क हमने रन किया इसके अंदर, जिसका स्कोर 1300 के आसपास निकल गया। एंड बैटरी और चार्जिंग दोनों में सिमिलर है। फिर ब्लेंडर में BMW रेंडर टेस्ट निकाला और भाई सरप्राइजिंगली बैटरी में भाई 22 सेकंड्स में आउटपुट आ गया, जबकि चार्जिंग में 35 सेकंड्स में आया था। बट रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए Puget बेंच फॉर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची, इसका आप ग्राफ देख सकते हो। एंड अच्छे स्कोर्स निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, 4 to 5 लेयर्स की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो जिसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं, एनिमेशंस हो गई, या नीचे आपकी ऑडियो लेयर वगैरह हो गई, जैसे हमारी वीडियो होती है हमने इसके अंदर चला के देखी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है। भाई आपकी टाइमलाइन बहुत ही भयंकर लेवल की है, उसके अंदर आपने अंधाधुन इफेक्ट लगाए तो देखो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है। फिर फोटोशॉप की अगर बात करते हैं तो हम जिस तरीके से अपना थंबनेल बनाते हैं, मल्टीपल लेयर्स विद न्यूरल फिल्टर्स वगैरह, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड फॉर आफ्टर इफेक्ट्स, इंटरमीडिएट लेवल का आफ्टर इफेक्ट्स आप चला सकते हो, बिकॉज हाई लेवल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको डेडिकेटेड जीपीयू की नीड होती है। और इतने पतले फॉर्म फैक्टर में ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देना, मतलब आज से अगर हम 2-3 साल पहले चले जाए भाई हम ये सोच भी नहीं पाते थे कि यार ऐसी चीजें भी हो जाएंगी पतले लैपटॉप के अंदर। सोचते ऑफिस वाले काम करवा दे बहुत है। और सबसे बड़ी चीज विंडोज लैपटॉप, वरना तो हो तो जाता ही था, बट विंडोज लैपटॉप बहुत दूर आ गए हम। और जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 OpenCL भाई 52,000 के आसपास स्कोर ऑन चार्जिंग, बैटरी पे 55,000 के आसपास। और 3D मार्क टाइम्स 5 के नंबर आप देख सकते हो भाई, डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप जैसे नंबर ये निकाल के दे रहा है। और VR मार्क भी निकाला भाई 7000 प्लस सुपर स्कोर। तो मीडियम टू इंटरमीडिएट लेवल की VR गेमिंग अगर करनी है उस पर कनेक्ट करके हेडसेट, तो वो भी आप कर पाओगे। और VR हेडसेट की ये वाली वीडियो देख लेना, बता रखा है क्या है कैसे है। उसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए PC मार्क 10 एंड क्रॉस मार्क वीडियो पॉज करके देख लेना। ये इसलिए या फिर ये सारे बेंचमार्क्स इसलिए अगर आपको दूसरे लैपटॉप से कंपेयर वगैरह करना हो। एंड ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली iGPU की बात करते हैं भाई, एकदम डेडिकेटेड जीपीयू लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एट 1.2 kg। और मैंने कंपेयर भी करके देख रहा था डिफरेंट iGPU से, आप ग्राफ देख सकते हो अपने सामने, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। Geekbench 6 के OpenCL के स्कोर्स हैं। बस डेडिकेटेड RTX 5050 देखो या फिर AMD Radeon 8060S देखो, उसके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल पावर ड्रॉ होता है और वो इतने पतले दुबले फॉर्म फैक्टर में आते भी नहीं है। एंड फिर वही बात है, या तो बेटर पावर एफिशिएंसी ले लो या फिर बेटर परफॉर्मेंस ले लो। यहाँ पे अच्छी खासी पावर एफिशिएंसी के साथ साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी है। एंड यस, ये सारी परफॉर्मेंस, इसके अंदर पावर ड्रॉ कैसा है लैपटॉप का। यहाँ पे जैसे हमने प्राइम 95 चलाया ना इसको 1 घंटे के लिए इसके ऊपर, तो मैक्सिमम 95 डिग्रीज तक गया, एवरेज 80 डिग्रीज का था। तो मैंने फिर वॉटेज चेक करी भाई, एवरेज 27 वॉट पे चल रहा था लैपटॉप कांस्टेंट, जिसमें एक बारी के लिए 68 वॉट हिट हुआ, लेकिन वो फिर कांस्टेंट नहीं रहता। एंड क्लॉक स्पीड भी 4.5 गीगाहर्ट्ज बूस्ट एंड 2.03 एवरेज। एंड अगर बैटरी पे भी देखते ना, ये लैपटॉप बैटरी पे थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। इसमें एवरेज जो है ना 30 वॉट के आसपास का था। और बाकी क्लॉक स्पीड्स आप देख ही सकते हो। एंड लैपटॉप में डिफरेंट मोड्स मिलते हैं,
जैसे परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज्ड, क्वाइट और साइलेंट। हमने परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किया सारा कुछ, और ये जितना वोल्टेज पुश करता है, फैंस भी घूमते हैं, बट इतना साइलेंट है लैपटॉप, पता ही नहीं लगता कि भाई कोई आवाज है, कुछ है, जैसे भी है। प्लस दूसरे मोड जैसे ऑप्टिमाइज्ड, उसमें 20 वॉट तक पावर ड्रॉ जाता है, क्वाइट पे 15 वॉट तक, साइलेंट पे 11 वॉट तक। तो जैसा आपका टास्क हो, आप छोटे मोटे टास्क कर रहे हो, साइलेंट मोड पे चलाओ ना, पंखे घूमेंगे, ऊपर से बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलेगा। और फिर हमने गेम टेस्ट करे इसके अंदर Valorant 1080p हाई सेटिंग्स पे आराम से आप 180 to 200 FPS भाई Valorant में निकाल सकते हो। और वॉटेज देखो जरा आप, 23 वॉट जस्ट पावर ड्रॉ ये कर रहा है, एंड कम पावर ड्रॉ की वजह से कोई एसएस टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद CS2 टेस्ट किया 1080p पे, लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, एंड उसके अंदर भी हमारे को 130 एवरेज FPS मिल रहे थे। तो आराम से आप CS2 भी मजे में खेल सकते हो इस लैपटॉप के ऊपर। और GTA 5 एनहांस्ड एडिशन वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया था 1080p पे ही, आराम से 50-55 FPS मिल जाते हैं। और उसके बाद एल्डन रिंग, एंड इसके अंदर भी हमारे को लो सेटिंग्स पे आराम से 30 to 40 FPS मिल जाते हैं। इवन मैक्सिमम सेटिंग्स पे भी मैंने खेल के देखा 30-35 एवरेज FPS मिल रहे थे, मतलब प्लेबल था एक्सपीरियंस। देन RDR2 फेवर क्वालिटी, मतलब जो हाईएस्ट सेटिंग होती है, आराम से 40-45 FPS मिल जाते हैं। और अगर आप FSR भी लगा दोगे तो भी मतलब इतने कुछ FPS वगैरह बढ़े नहीं, सिमिलर ही आ रहे थे, बट हाँ प्लेबल एक्सपीरियंस। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी, इसके अंदर ना XeSS फ्रेम जनरेशन भी हमारे को मिलता है। तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमने चलाया ना, तो शुरू में अच्छे फ्रेम आ नहीं रहे थे, 20-22 के आसपास। फिर जब फ्रेम जनरेशन लगाया इसके अंदर हमने, तो भाई आराम से 60 FPS मिल रहे थे 1080p पे। तो आराम से लो, मीडियम, हाई सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो, सेटिंग्स वगैरह ट्वीक करके। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट किया, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 30 FPS के आसपास मिल रहे थे, वहीं पे XeSS फ्रेम जनरेशन लगाओ तो 80+। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज भी ट्राई किया, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, जो नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस पे 1080p लो पे अच्छे FPS नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के इसके अंदर एवरेज 60 FPS मिल रहे थे। द लास्ट ऑफ अस 2 का भी देखो गेम प्ले आप, यहाँ पे 40-50 FPS मिल रहे हैं नॉर्मली, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के 80-90 के आसपास। मतलब आप सोच सकते हो इतने पतले दुबले लैपटॉप में ऐसे ऐसे गेम इतने मक्खन चल रहे हैं भाई। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी ट्राई किया, फ्रेम जनरेशन लगा के भाई 70-80 FPS, और रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है भाई 35-40 के आसपास। गोस्ट ऑफ सुशीमा में भी आप देख सकते हो सिमिलर है भाई 40 FPS नॉर्मली, एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन अगर लगाओगे तो 100 एवरेज FPS। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, लो सेटिंग्स पे भाई 35-40 FPS निकाल के दे गया था, फ्रेम जनरेशन लगाया तो 80 FPS के आसपास। और ये बहुत डिमांडिंग गेम है, तब भी ऐसे FPS निकाल पा रहा है। उसके बाद हेलब्लेड 2, एंड इसके अंदर भी प्लेबल FPS मिल जाते हैं। XeSS को क्वालिटी पे सेट किया था, 45-50 FPS मिल रहे थे। रॉ परफॉर्मेंस इतनी प्लेबल नहीं है। ब्लैक मिथ वुकोंग भी मैं ट्राई करके देख रहा था, रॉ परफॉर्मेंस में तो इतने ठीक FPS नहीं मिलते, बट XeSS फ्रेम जनरेशन का तड़का है इसके अंदर, 80 एवरेज FPS तक आप निकाल सकते हो। एलन वेक 2 भी ट्राई किया, बहुत डिमांडिंग गेम है भाई, लेकिन यहाँ पे भाई FSR क्वालिटी पे लगा के हमारे को प्लेबल 35-40 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम बैटरी पे खेले तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके देख रहा था, साइबरपंक में आप देख सकते हो बैटरी एंड चार्जिंग भाई सेम FPS मिलते हैं। हाँ 2-4-5 FPS का डिफरेंस है, सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो। फिर उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा भी ट्राई किया हमने भाई, यहाँ पे भी हमारे को बैटरी एंड चार्जिंग पे सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रही है। ब्लैक मिथ वुकोंग भी आप देख सकते हो, 2-4-5 FPS ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। सेम स्पाइडरमैन 2 भी टेस्ट किया था, यहाँ पे बैटरी पे भाई सेम 70-80-90 FPS मिल रहे हैं। और GTA 5 भी टेस्ट किया था 50-55 FPS ऑन बैटरी एंड चार्जिंग। तो मतलब सिमिलर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, फिर चाहे आपका लैपटॉप प्लग्ड इन है या नहीं है। एंड यस, बैटरी पे लगातार गेमिंग करते हुए 1 hour 30 मिनट्स के आसपास का बैकअप मिला था, जो कि भाई अच्छा खासा है। और इतना पतला होने के बावजूद पोर्ट्स अच्छे खासे हैं इसके अंदर। यहाँ पे राइट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। बाकी लेफ्ट साइड में फुल साइज HDMI 2.1 का पोर्ट, इसमें मैक्सिमम 4K 240 Hz तक आउटपुट आप ले सकते हो। और 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, जिसके अंदर आप फुल 4K 240 Hz का आउटपुट, 65 वॉट की चार्जिंग, एंड थंडरबोल्ट 4 है तो आप फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी इन पोर्ट से कर पाओगे। तो देखो जिन यूजर्स को टारगेट करता है उनके हिसाब से पोर्ट्स ठीक ठाक है। बाकी अगर कमी लगे तो एक्सटर्नल आपको डॉक वगैरह कुछ ऐसी मिल जाती है, वो ले लेना। बाय चांस लैन कनेक्ट करनी हो, SD कार्ड वगैरह लगाना है कुछ भी। और ये थोड़ा ना क्रिएटर टारगेटिंग लैपटॉप है, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दे देते या RJ45 लैन पोर्ट, तो एक थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता। और जैसे कि 14 इंचेस का लैपटॉप है तो कुछ ऐसा कीबोर्ड हमारे को मिल जाता है। और भाई कीबोर्ड की भाई टाइपिंग फील बढ़िया है, एकदम ऐसा प्रीमियम सा फील होता है। एंड कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट मिल जाती है व्हाइट कलर की, जिसकी आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो, एंड ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी मिलती है इसके अंदर। जैसी लाइटिंग कंडीशन इसकी ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट हो जाती है। और 1.2 mm का की ट्रैवल मिलता है, तो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहता है। और राइट साइड टॉप में जहाँ पे पावर बटन है, ये हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है। उंगली लगाओ एकदम फटाफट अनलॉक हो जाता है। बाकी आपको शॉर्टकट्स वगैरह मिल जाएंगे ऊपर, फंक्शन कीज के ऊपर, एंड को पायलट की भी मिल जाती है। फिर आता है ट्रैक पैड। यहाँ पे छोटा लैपटॉप होते हुए ट्रैक पैड का साइज डिसेंट है, और यहाँ पे चलने में बढ़िया है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। पर ट्रैक पैड सिंपल ट्रैक पैड नहीं है, ये हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैक पैड है। मतलब इस बार थोड़ा सैमसंग प्रीमियम ही चला गया। यहाँ पे कोई फिजिकल मैकेनिज्म नहीं है, नीचे हैप्टिक मोटर होती है, और ट्रैक पैड को आप किसी भी जगह से यूज करो प्रॉपर आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, एंड वो वर्क करता है, और कोई एक्सीडेंटल टचेस वगैरह भी नहीं होते। और भाई इस लैपटॉप की डिस्प्ले 14 इंचेस की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है, WQXGA+, यानी कि 1800p वाली डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है, 30 to 120 हर्ट्ज, उसके बीच में शिफ्ट होती रहती है फॉर बेटर पावर एफिशिएंसी। एंड 10 पॉइंट मल्टी टच को ये सपोर्ट करती है, और इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो प्रोटेक्शन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, एंड चलाने में बढ़िया है। यहाँ पे आराम से आपको स्क्रॉल वगैरह करना हो, कुछ रीले
वगैरह देख लो या यूट्यूब स्क्रॉल कर लो। इस टाइप के लैपटॉप पे नॉर्मल चलाते चलाते स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉलिंग की एक बार आदत पड़ जाए ना, फिर आप छोटे मोटे टास्क ना उंगली लगा के करते हो। इसके बाद ना मैं दूसरा लैपटॉप चला रहा था, मैंने उसमें उंगली लगाई, मैंने कहा आदत बिगड़ गई भाई साहब। और इसके अंदर एक चीज मैंने देखी है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, मतलब रिफ्लेक्शंस तो मिलते हैं बट ऐसे नहीं है कि आपको अपने गधे जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है ब्लैक स्क्रीन के अंदर। बहुत गौर से देखने में हल्का हल्का दिखाई देता है। बाकी हाँ, फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो देखो आते हैं। और कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, 100% sRGB, 100% DCI-P3, एकदम तगड़ा कलर गैमेट, मतलब कंटेंट देखना हो, गेम खेलना हो, ओहो बिल्कुल एकदम स्वाद देता है। एंड ब्राइटनेस भी हमने टेस्ट करी, अप्रोक्सीमेटली 494 निट्स, मतलब 500 निट्स आप मान सकते हो। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन की ब्राइटनेस है। वैसे वीजा डिस्प्ले HDR 1000 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR कंटेंट में एक पर्टिकुलर विंडो में 1000 निट्स तक भी हिट कर सकता है। एंड जब HDR कंटेंट देखते हैं ना इसके डिस्प्ले पे, भाई मजा तो आता है। और मल्टीपल कलर प्रोफाइल्स मिल जाती हैं जिसको आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड HDR की कैलिब्रेशन भी अच्छी है, हाइलाइट्स, शैडोज, और इसके अंदर ना विजन बूस्टर भी मिलता है जो कंट्रास्ट और सैचुरेशन आपकी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता है। एंड ओवरऑल एक अल्ट्रा बुक के हिसाब से डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, बिजनेस यूजर्स जो प्रीमियम यूजर्स होते हैं उनके हिसाब से। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p 30 FPS वाला वेबकैम मिलता है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस 1440p की थी एंड हल्का सा कहीं कहीं से ग्रेनी फील होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप इंसान की इमेज देखोगे ना, वो अच्छी खासी निकाल देता है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है कमेंट करके बताना। और बाकी इसके अंदर ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मिल जाती है, आई कांटेक्ट भी मिल जाता है। एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड ब्लर एंड पोर्ट्रेट ब्लर, एकदम ऐसे प्रोफेशनल ब्लर बनाना हो अगर आपको। और इसके अंदर ना प्रेजेंस डिटेक्शन फीचर भी है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप के आगे आप नहीं बैठे हो और ये फीचर ऑन है तो लैपटॉप आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और आप लैपटॉप के सामने आते हो तो ऑटोमेटिकली वेक भी हो जाता है लैपटॉप। और इसके अंदर एक ऐप मिलती है फोर्टे मीडिया करके, जिसमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, डायरेक्शनल, इंडिविजुअल मोड, 360 डिग्री या फिर शेयर्ड मोड आप कह सकते हो अगर आप किसी के साथ बैठे हो। और एक हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग वाला, तो मतलब बिजनेस लैपटॉप है, वैसे स्टारबक्स में बैठे हो और मीटिंग ले रहे हो तो आसपास की आवाजें नहीं जानी चाहिए, शांति से हाई प्रोफेशनल मीटिंग हो जाए आपकी तो अच्छा लगेगा। और ये जो 14 इंचेस वाला वेरिएंट है इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, यानी कि 2 स्पीकर हैं, डाउन फायरिंग वाले हैं। लेकिन अगर आप 16 इंचेस वाला वेरिएंट बाय करते हो उसके अंदर क्वाड स्पीकर है, 2 ट्वीटर एंड 2 सबवूफर। वैसे इसकी आवाज भी अच्छी खासी है, एक सैंपल सुनो। ठीक ठाक लाउड है, हल्का सा बेस भी फील होता है, फ्लैट सरफेस पे रखा होता है तो ठीक ठाक आवाज आती है। लाइक अगर अकेले कमरे में बैठ के मीटिंग ले रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, बढ़िया स्वाद देता है। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। और जैसे कि सैमसंग का लैपटॉप है तो उसमें सैमसंग की अपनी सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे सैमसंग का फोन आपने यूज किया होगा ना, One UI, वैसी फीलिंग देती है। कनेक्शंस है, कनेक्टेड डिवाइसेस, साउंड, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, मतलब जितनी भी अपनी सैमसंग की सेटिंग है बहुत ईजी है यूज करना। और कुछ कुछ सेटिंग्स रीडायरेक्ट भी कर देती है ऑफिशियल विंडोज सेटिंग्स की तरफ। और भाई इतने पतले से लैपटॉप के अंदर 67.18 वॉट आवर की बैटरी इन्होंने लगा रखी है। हमने टेस्ट किया अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट को हमने बंद कर दिया, कंटिन्यूअस ऑफिस वर्क, यूट्यूब पे म्यूजिक, बैकग्राउंड में इंटरनेट कनेक्टेड है, मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है, 10 to 12 आवर्स का बैटरी बैकअप ही निकाल के देखेगा। भाई ऐसा बैटरी बैकअप विंडोज लैपटॉप से हम पहले सोच भी नहीं पाते थे, अब निकल के आ रहा है। और इतना तगड़ा बैटरी बैकअप निकलने का रीजन भी इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 है, बहुत पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स है। और जो 65 वॉट का चार्जर मिलता है ना इसके साथ, उससे 40 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 55% चार्ज हो जाता है लैपटॉप, और 1 hour 25 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज टाइप सी चार्जर है, चाहे फोन चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, आप ट्रैवल कर रहे हो, मल्टीपल चार्जर्स लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। एंड भाई सैमसंग का लैपटॉप है तो इनबिल्ट सैमसंग के AI फीचर्स, जैसे सैमसंग सेलेक्ट मिलता है, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उसको वहीं से कॉपी कर सकते हो, हिंदी और किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर कोई फोन नंबर है तो कॉल करने का ऑप्शन भी आता है। एंड AI कटआउट भी है, जिसमें आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट करके उस पर सर्कल करके कुछ ऐसा कटआउट बनकर आता है, उसको कहीं पे भी आप शेयर भी कर सकते हो। एंड बाकी चाहो तो सेव भी कर सकते हो। एंड देखो सैमसंग का इकोसिस्टम तो है ही, जिसके अंदर आप अपने सैमसंग फोन को एज ए वेबकैम यूज कर सकते हैं, मल्टी कंट्रोल का फीचर मिलता है, क्लिपबोर्ड सिंक वगैरह। इसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, हमने इसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो भाई ये था सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 प्रो का पूरा रिव्यू। एंड यस, इतनी सारी चीजें प्रीमियम होगी तो प्राइसिंग भी प्रीमियम है। 2,15,000 रुपीज का ये वाला वेरिएंट है जो हमारे पास है। 16 इंचेस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 2,24,900 रुपीज का है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनकी बुक 6 सीरीज के अंदर ना बुक 6 अल्ट्रा भी आती है, जो एनवीडिया जीपीयू के साथ आती है। तो किसी को जीपीयू की नीड है और पतला दुबला लैपटॉप चाहिए तो वो आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी हाँ, उसका रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सस्ता तो नहीं है बट जुगाड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये लैपटॉप टारगेट करता है बिजनेस यूजर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को। थोड़ा वो होता है ना जिनको प्रीमियम लैपटॉप चाहिए, भाई हाथ में पकड़ के अच्छा भी लगे, ऑफिस लेके जा रहे हैं, भाई विंडोज ही चलानी है, तो वो लोग ये लैपटॉप चेक कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताओ कमेंट करके। कोई कंपैरिजन वगैरह चाहते हो, कोई चीज मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन खुला है, हार्ट एंड रिप्लाई एज ऑलवेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।